हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही लेट आ रहा है, पर ऐसा नहीं था कि मैंने एवं ही छुट्टी मना ली। उसका कुछ कारण था। हमारे फ़ोन माँ से जो थे वो पानी में डुबकी लगा लिए थे, फिर उनको सेंटर भेजना पड़ा और वहाँ से मुझे 30 तारीख तक की डेट मिली थी, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे 30 तारीख तक के लिए इन्फॉर्म किया था। बट फिर नहीं मिला और आगे की राम कहानी कुछ है इस तरह से, तो जाने दीजिए उसको। आई नो ना आपको उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपके पास समय है अभी। तो अभी वैसे भी हमारे पास टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बात करने के लिए है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरे सामने सिलेबस रखा हुआ है, हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं अब तक। तो हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस से कहने का मतलब ये है कि जो 2020 से अपडेट हुआ है और अभी जैसे 2021 का मेंस हमारे सामने आने वाला है, तो ये हम 2021 के मेंस का ही सिलेबस अभी लेके चल रहे हैं एमपीपीएससी का। हालांकि मुझे कुछ मैसेज प्राप्त हुआ था कि ये किसी अदर स्टेट पीएससी के भी कुछ इस तरह के टॉपिक कॉमन है, तो अब भाई जिसको जरूरत है वो तो ढूंढते ढांढते आ ही जाता है। हम तो इतना नहीं देख पाते कि किस किस पीएससी में ये टॉपिक है। यदि इससे आपकी भी हेल्प हो रही है तो अच्छी बात है। तो मैं एमपीपीएससी मेंस 2021 के सिलेबस की ही बात कर रही हूँ। उसमें पेपर सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम थर्ड यूनिट तक पहुंच गए हैं। इससे पहले के टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें क्या है, थर्ड यूनिट में क्या है, पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या है, सिलेबस है मेरे सामने। मैं पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। आप भी अपने सामने सिलेबस रखिएगा जब आप पढ़ रहे हो इस चीज को, ठीक है। एक्चुअली इस तरह से क्या सिलेबस याद रहता है, एक बार यदि आप याद करने बैठोगे तो शायद इस तरह से याद नहीं होगा, है ना। तो एक दिमाग में रहता है कि हाँ हमारे सिलेबस में ऐसी चीजें हैं। तो दूसरा टॉपिक पे हम आ गए हैं और ये टॉपिक हमारा है जवाबदेही एवं अधिकार, ठीक है। क्या है, जवाबदेही एवं अधिकार, है ना। ये इसकी हेडिंग है हमारे टॉपिक की, है ना। अब इस हेडिंग से क्या हमारे लिए कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो वैसे तो नहीं बनता जनरली हेडिंग से क्वेश्चन, लेकिन जवाब जो पूछने लायक होता है वो कभी कभी पीएससी पूछ लेता है। और एक बार जब ये टॉपिक पहले भी था, 2014 से 19 तक भी ये टॉपिक था, तो उसमें भी इस तरह का टॉपिक की हेडिंग थी। तो जवाबदेही की परिभाषा इस पेपर में पूछी गई थी, यहां नहीं पूछी गई थी, सॉरी यही पूछी गई थी, एथिक्स वाले पेपर में नहीं पूछी गई थी। यदि आप सोच रहे हो कि जवाबदेहिता वहां आता है तो वहां पूछा गया होगा, नहीं, पॉलिटी वाले पेपर में ही आपसे जवाबदेही की परिभाषा पूछी गई थी। मुझे कहीं तो याद है कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये देखा है ना। तो एक जवाबदेही की परिभाषा, चूंकि आप लोक प्रशासन वाले टॉपिक किसी से पढ़ोगे तो वहां ये परिभाषा वैसे ही आपको कराई जाएगी, है ना। इथिक्स में पढ़ोगे और आगे इसमें भी फिफ्थ यूनिट में जो टॉपिक है हो सकता है वहां भी आ जाए। तो वहां मेरा मानना ये है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ोगे जो जिसका अच्छा उस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी परिभाषा आपको निकाल के देगा। मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन अब जब आपके पास सोर्स है, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बैठे ही हो, आप अच्छे से अच्छी चीजें कलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसका मेरे दिमाग से भी निकल गया, तो मैंने फिलहाल ये तैयार भी नहीं की है जवाबदेही की परिभाषा। मुझे अभी पढ़ाते वक्त ही याद आ गया कि शायद मैंने ये परिभाषा 3 नंबर में कहीं तो लिखने के लिए देखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 3 नंबर की ये परिभाषा बस याद कर लीजिए। होता क्या है कि जो पुराने पेपर आ चुके हैं, क्वेश्चन जो आ चुके हैं पुराने, उन्हें तो हमें करना ही चाहिए क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे टॉपिक की हेडिंग ये है। अब आ जाते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या पूछा है, ये बस 3 नंबर में आप इसको याद कर लेना। इसमें अंदर क्या पूछा है आपसे, तो इसमें कुछ आयोग दिए गए हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, ये दो को आप देखिए, ये दो हम कवर करेंगे, ठीक है। पहला इसमें टॉपिक में है प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये है कंज्यूमर फोरम। ये दो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे।
पढ़ेंगे आगे। इसके आगे भी कुछ टॉपिक हैं, तो वो सुनिए पहले। सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, ये कुछ आयोग है हमारे। अब आपको इन आयोग को, यदि मैं इस टॉपिक में ये दोनों चीजें छोड़ दूं, तो क्या आपको इनको पढ़ के ध्यान नहीं आ रहा है कि हमने कहां पढ़ा है इन चीजों को? प्री में ना, ये प्री का सिलेबस है, हम प्री के सिलेबस में सारे आयोग हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं इन आयोगों को, मतलब ये प्रतिस्पर्धा आयोग और कंज्यूमर फोरम तो हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि हमारे प्री के सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो आयोग प्री के सिलेबस में है, उन्हें आप दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ अब आप ये देखिए कि उन्हें आपको मेंस के हिसाब से, जो मटेरियल आपने पढ़ा था उसे मेंस के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करना है। अब सिर्फ आपको यही सीखना है। और आज के वीडियो में जो इन आयोगों से क्वेश्चन आए हुए हैं, 2014 से लेके अब तक 2020 तक का जो पेपर हो गया है, तब तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रही हूं अभी, है ना। इन आयोगों के, सबके, इन दोनों को मिला के, बाकी जितने भी इस टॉपिक में जितने भी आयोग हैं, उन जितने भी क्वेश्चन आए हैं इनसे, वो मैं आपको उपलब्ध करा रही हूं। दूसरी बात यह है कि ये आयोग जो है, बाकी के इन दोनों को यदि छोड़ दें, इन दोनों आयोगों की यदि हम छोड़ दें, तो बाकी के जो आयोग जो हैं, उनके बारे में क्या आपको पढ़ना है अब मेंस के हिसाब से, या कैसे आपको अब मेंस के हिसाब से पढ़ना है, ये बस मैं बताऊंगी। ठीक है, देखिए, आपने पढ़े हैं, आई नो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्री नहीं दिया था, अभी अंडर ग्रेजुएट हैं और अभी मेंस भी नहीं देंगे। अब प्री नहीं दिया था तो मेंस कहां से देंगे, है ना। तो अंडर ग्रेजुएट है, मुझे पता है, आप लोग मैसेज करते रहते हैं तो इतना ध्यान रहता है मुझे। तो जब आपने बोला था कि मैम हमने प्री नहीं पढ़ा, हम प्री पढ़ रहे हैं, तो आप हमें प्री का सिलेबस करवा दीजिए, तो तब मैंने कहा था कि ठीक है, हम जो सिलेबस कर रहे हैं मेंस का, उसे हम क्या करेंगे, प्री में जो टॉपिक कॉमन है उन्हें प्री के हिसाब से भी मैं आपको करवाते चलूंगी। क्यों ऐसा मैंने बोला था? क्योंकि सामने प्री भी था, है ना। कुछ लोग पहली बार प्री देने वाले थे, है ना। तो इस तरह मैंने बोल दिया था। वैसे हमने ये चैनल शुरू किया था मेंस के टॉपिक को ही लेके, लेकिन आप लोगों ने कहा बार बार, काफी मैसेज मुझे आए, तो मुझे लगा सामने प्री है, करवा देती हूँ। इसलिए मैंने प्री और मेंस के जो टॉपिक क्या बोल रही हूँ, टॉपिक कॉमन थे, उन्हें मैंने प्री के हिसाब से भी ले लिया था। लेकिन अब हमारे सामने मेंस है ना। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्री के हिसाब से भी चीजें पढ़ने बैठे और मेंस के हिसाब से, क्योंकि इससे मेरा भी बहुत लॉस होगा। मुझे भी मेंस लिखना है, और सामने वाले को जो मेंस के टॉपिक को लेके यहाँ पे इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनको कुछ चीजें यहाँ से प्राप्त होंगी, तो उनका भी लॉस होगा। तो और ये आयोग जो है, वो आपको कहीं भी मार्केट में, कहीं भी आप जाओगे, कोई भी आप अच्छे से पब्लिकेशन की बुक उठा लेना, आपको इजीली अवेलेबल होगा इसका सारा मटेरियल आयोगों का, है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी काफी वीडियो अच्छे अच्छे डले हुए हैं। तो आप यदि चाहो, जो अभी प्री मेंस नहीं दिए थे, अंडर ग्रेजुएट हो, तो आप चाहो तो किसी और सोर्स से देखो। हर कुछ तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आप कहीं और से हेल्प तो वैसे भी ले रहे होंगे। तो और हर कोई जो है, मतलब स्पेशली चाहे कोई भी बुक वाला हो, कोई भी बुक्स आई हो इसके एमपीपीएससी के लिए, या कोई कोचिंग वाला हो, या कोई भी किसी का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आपने ले रखा है, तो सब क्या करते हैं, प्री में ये आयोग तो कंप्लीट कराते ही हैं। और यदि नहीं कराए हैं तो आप यकीन मानिए आप गलत जगह फंसे हो, क्योंकि प्री के और इस मेंस में भी इन आयोगों का क्वेश्चन का अच्छा खासा वेटेज होता है ना। तो आप कहिए, जहां भी आपने फीस जमा की है, कि भाई हमें आयोग क्यों छुड़वाए हैं, आपको आयोग भी करवाना चाहिए। ठीक है, तो आयोग आपके इस तरह से कवर हो जाएंगे। यदि नहीं होते हैं
तो अभी हम इन्हें सिर्फ मेंस के हिसाब से देख लेते हैं आयोगों को, क्योंकि जो मेंस दे रहे हैं जाहिर सी बात है वो तो प्री पढ़ के आए हैं, उन्होंने तो सारे आयोग पढ़े हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने प्री नहीं दी थी और ये आयोग नहीं पढ़े थे, तो जब प्री आने वाला होगा तब मैं ये आयोग आपको प्री के हिसाब से करवा दूंगी। अभी यहाँ आप सिर्फ इन्हें मेंस के हिसाब से देख लीजिए। हम यहाँ आज यही देखेंगे कि इन आयोगों को मेंस के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब जो मटेरियल, देखो होता क्या है, सब आपको एक ही चीज बोलेंगे, मतलब जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज इस संबंध में रखता होगा वो एक ही चीज बोलता है हमेशा, कि आपको एक चीज को 10 जगह से नहीं पढ़ना है, बल्कि एक ही जगह से उस चीज को 10 बार पढ़ना है। 10 बार मतलब जब तक वो आपको अच्छे से वहां से उसके प्रति आपको समझ नहीं हो जाती, कि वहां से पता चलता है हमने जो चीजें पढ़ी है क्वेश्चन वहीं से आया है, थोड़ा सा क्वेश्चन के शब्द इधर उधर कर दिए तो आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, है ना। तो आज हम यही देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और हमने जो पढ़ा है उनमें से हम अपना आंसर कैसे निकाल सकते हैं इन आयोगों के संबंध में। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम किसी एक आयोग का एग्जाम्पल उठा लेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि मेंस के हिसाब से यहां से किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप जितने भी टॉपिक में आयोग दिए गए हैं उन सब के संदर्भ में वो पॉइंट, वो फैक्ट उस तरह से तैयार कर लेना। हम किसी एक आयोग का उठा लेंगे, ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें, हमें जब किसी तरह का शब्द उनके लिए लिखने आता है तो हमें उसे कैसे उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे मटेरियल से निकाल के। तो पहले मैं आपको ये सब बता देती हूँ, इसके बाद मैं आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आए हैं इन आयोगों से संबंधित वो मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, चलिए। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। ठीक है, हम जो भी समझेंगे इस आयोग के संबंध में समझते चलेंगे। एक चीज याद रखिएगा, इन आयोगों में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन या इन आयोगों की कौन से पॉइंट आपको अब मेंस के हिसाब से याद रखना चाहिए, तो ये आपको याद रखना चाहिए, एक तो कार्य इनके, शक्तियां, या फिर इनकी कोई सीमाएं हैं, मतलब जिन सीमाओं से बाहर जाकर ये काम नहीं कर सकते, इनकी ऐसी कोई सीमाएं हैं तो वो याद रखना है आपको। ठीक है, इनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के कोई प्रावधान है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम जब प्री में ये पढ़ रहे थे ये टॉपिक, तो ये हमने भी पढ़े हैं, हमें भी पता है ना, कि हम प्री में कैसे पढ़ रहे थे, क्योंकि भाई प्री में फैक्ट पूछने हैं, है ना। वो त्याग पत्र कौन देता है, उसकी नियुक्ति कब हुई, आयोग का गठन किस दिन हुआ, इस तरह के फैक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है प्री में। तो हम वो फैक्ट तो बहुत अच्छे से रट रहे थे, लेकिन ये जो कार्य हुआ, शक्तियां हुई, सीमाएं और स्वतंत्रता के प्रावधान हुए, इन्हें हम पढ़ तो रहे थे लेकिन उस तरह से नहीं रट रहे थे हम। भाई हम जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की हम बात करें तो हमने उसके कार्य देख लिए थे कि क्या क्या होते हैं। अब हम एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो हम इतने ढक्कन तो है नहीं कि हम उसे ऑप्शन देख के ये ना समझ पाए कि कौन सा कार्य मानव अधिकार के संरक्षण से है ना। तो जब हमें उसमें समझ में आता है तो हम प्री में इन कार्यों को रटते नहीं है, सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि ठीक है क्या काम किस आयोग से संबंधित है। भाई महिला वाले जो ऑप्शन होंगे वो महिला आयोग से संबंधित होंगे, मानव अधिकार के लिए जो भी काम हो रहे होंगे वो मानव अधिकार आयोग से संबंधित होंगे, और यहां से क्वेश्चन बनते भी कम है ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इनको पढ़ के छोड़ देते हैं कि अच्छा ये करता है, ये करता है, और जब ऑप्शन हमारे सामने आते हैं तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 2-4 बार पढ़ने में ही हमको पता चल जाता है। लेकिन अब हमें इन्हें मेंस में लिखना है, तो कभी कभी तो ये सीधे सीधे लिखने आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यानी आपको बहुत अच्छे से ये याद होने ही चाहिए, और होने भी कैसे चाहिए, स्पेशली जो कार्य है, तो हमारी मैक्सिमम शब्द सीमा कितनी है हमारे पेपर में, 200 शब्द, है ना। तो यानी कार्य जो है, स्पेशली कार्य की मैं बात कर रही हूं, कम से कम ये तो आपको 200 शब्द तक याद होने ही चाहिए। अब ये शक्तियां, सीमाएं वगैरह 200 शब्द में भाई
नहीं होती हैं, अब दी नहीं है तो कहां से लिखेंगे 200 शब्द में। लेकिन फिर भी हम पॉइंट्स को कुछ ना कुछ कह के बढ़ा देते हैं, उसे पॉइंट्स को इस तरह से लिखते हैं कि हमारी शब्द सीमा बढ़ जाए, है ना। तो ये जो भी है इनकी कार्य शक्तियां जो भी हैं, ये सब आपको याद कर लेना है। और यदि पॉसिबल हो तो इस तरह के काम को क्या है 200 शब्दों के हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता वाली सीमा तो हमेशा आपको 2-3 पॉइंट ही हर आयोग के लिए मिलेंगे, तो ये उतने में ही कर लेना। ये ज्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछते हैं, यानी 50 नंबर में पूछेगा या 50 शब्द में पूछेगा या 3 नंबर वाले में पूछेगा, है ना। सीमाएं भी उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन सीमाएं हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम आलोचना कर रहे होते हैं, है ना, तभी उसकी सीमाओं को हम उठा लेते हैं कि हाँ भाई ये नहीं कर सकता। अब आलोचना तो करनी है तो उसके प्रावधानों के साथ करेंगे तो हमारा आंसर ज्यादा प्रमाणिक माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इनका अकेली सीमाएं लिखने के लिए तो बहुत कम आएंगी 200 शब्द में। आलोचना आपसे 200 शब्द में इसकी करवा सकता है, तो सीमाओं का यूज हम आलोचना में करेंगे, है ना। शक्तियां भी 200 शब्द में यदि हो जाती हैं, इतनी उसकी शक्तियां दी हैं तो लिख लीजिए। नहीं तो फिर क्या होता है, हम कार्य, उद्देश्य और शक्तियां सब मिला के, क्योंकि भाई वो जिस संबंध में कार्य कर रहा है वो भी तो उसकी शक्तियां हुई, है ना, या उसकी कार्य प्रणाली जो काम करने की उसकी प्रोसेस होती है, हम वो देख ले, वो मिक्स कर देते हैं। तो यहां से उस तरह से भी हमारे 200 शब्द निकल आते हैं, है ना भाई। वो जो जैसे सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, तो उस दौरान वो क्या क्या, उस प्रोसेस के अंदर वो क्या क्या काम कर रहा है, तो वो हम सब लिख देते हैं, तो यहाँ भी हमारे इजिली 200 शब्द निकल आते हैं, ठीक है। इस और यदि इन सबको 200 शब्द, ये तो आपको 200 शब्द में करना ही नहीं है, इसे आलोचना के हिसाब से करना। कुछ आलोचनाएं अपनी जो आप कहीं ना कहीं पढ़ते होगे, जिस भी आयोग के बारे में, हर आयोग जो हमारे टॉपिक के बारे में है उसका उसका यूज कर लेना, और इन सीमाओं का यूज करके एक क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि आलोचना कीजिए इस आयोग की, है ना। तो हमको मतलब पढ़ना यही सब है, और ये सब हम पढ़े भी हैं प्री में इन आयोगों में। लेकिन यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन ये होता है कि मान लो इसके आपसे बोल दिया कि भाई इन आयोगों के कार्यों की आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, ये शब्द आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। अभी हम प्रीवियस पेपर जो थे उनके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। मूल्यांकन कीजिए, या फिर क्या करिए, इनकी भूमिका या योगदान बताइए, उपयोगिता बताइए इनकी, या फिर इनकी कार्य प्रणाली, ये आपसे 50 शब्द के अंदर पूछी जाती है, मतलब ये काम किस तरह से करते हैं, इनकी काम करने की प्रोसेस क्या होती है, ये पूछा जा सकता है। यहां से जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पॉइंट्स के भीतर आप इन पॉइंट के भीतर आप इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर सकते हो। और ये क्वेश्चन ज्यादातर संभावना होती है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, यानी 200 शब्द के अंदर ही आएगा, है ना। इस तरह की जो भूमिका, समीक्षा, आलोचना, मूल्यांकन कराया जाता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा भाई। आप 11 नंबर अच्छे खासे आप फिक्स कर रहे हो इतने से टॉपिक के अंदर, और वो भी ऐसे टॉपिक जो प्री में आपको के पढ़े हुए थे। बस अब आपको करना क्या है कि यहां से छांटना है। मान लो मुझे आलोचना और समालोचना करना है, आलोचना करना होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं उसकी सीमाएं भी लिख दूंगी। जैसे मैं सिर्फ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ही उदाहरण ले लेती हूं, तो मैं सीमाओं में लिख दूंगी कि भाई एक ये सलाहकारी निकाय है। दूसरा लिख दूंगी कि ये क्या नहीं कर सकता, 1 साल से पुराने मामले जो होंगे उन्हें नहीं सुन सकता। हालांकि भले ही कुछ रीजन रहा हो कि वो 1 साल से पुराने मामले क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि ऐसे तो फिर उसके पास कोई कभी भी उठ के पहुंच जाएगा, लेकिन हम आलोचना में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि सशस्त्र बलों के संबंध में ये कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। जब हमने पढ़ा था आयोग, जब आपने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ा होगा तो आपने ये बात देखी होगी कि सशस्त्र बल के संबंध में सिर्फ क्या कर सकता है, सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है कि भाई ये
हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हो रही है, आप इस पर, आपकी इसमें क्या जानकारी है, आप क्या जानकारी रख रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इस सब के संबंध में हमको रिपोर्ट दीजिए। जब ये सरकार रिपोर्ट देती है तो ये खुद कोई कार्रवाई नहीं करता, ये सिफारिश करता है सरकार से कि मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं आपके सशस्त्र बल, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, है ना। तो ये हो जाएगा। लोक सेवक के प्रति भी शिकायत होती है तब भी ये जांच नहीं करता सरकार, संबंधित सरकार, चाहे केंद्र सरकार का लोक सेवक होगा तो केंद्र सरकार से, यदि राज्य सरकार का लोक सेवक होगा तो राज्य सरकार से क्या करेगा, ये कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा, है ना। दूसरी सलाहकार, और चूंकि सलाहकारी होता है, इसकी जो भी सिफारिशें होती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती, मतलब सरकार उन्हें फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होती। तो हम ये आलोचना में कह सकते हैं, भाई ये किसी को क्षतिपूर्ति वगैरह करने के लिए क्या कर सकता है, सरकार से सिफारिश तो कर सकता है, प्राधिकारी से सिफारिश तो कर सकता है, लेकिन उसे कोई भी क्या नहीं दे सकता, उसे कोई क्षतिपूर्ति ये खुद नहीं दे सकता। तो इस तरह की आलोचनाएं हम यहाँ पे, और जो हम, क्यों हमसे कहा जाता है कि सिलेबस याद रखिए, जब भी हम कहीं भी इनके संबंध में कोई भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो हम वहां देख सकते हैं कि भाई कुछ संबंध में कहा जाता है कि अब कहाँ है मानव अधिकार आयोग, तो इस तरह की चीजें भी उठा के हम अपने आंसर की आलोचना में शामिल कर सकते हैं कि भाई अभी इस तरह का सुनने में आया है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक आयोग जो है वो एक उदासीन संस्था बन के रह गई है। इस तरह की आलोचनाएं आप कर सकते हो। समालोचना में आप इसकी आलोचना के जो पॉइंट इस्तेमाल करोगे उसके साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो भी जोड़ते चलिए, तो ये आपकी समालोचना हो जाएगी। जैसे क्या कहा मैंने, हम सशस्त्र बल का ही उदाहरण ले लेते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई सशस्त्र बल जो है उनके संबंध में आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता, ये उसकी आलोचना हो गई। लेकिन भाई अब सशस्त्र बलों का तो काम क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, सबसे पहले तो उसका प्रायोरिटी में तो वही आएंगी। तो वो ये तो देखेंगे नहीं कि भाई यदि मान लो कोई आतंकवादी हैं और उनके साथ 2-4 लोग मासूम हैं और उन्हें नहीं पता, तो वो तो सब पे कार्रवाई करेंगे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, कुछ ज्यादा बंदिशें वहां पर रहती है, तो वो मानव अधिकार हमेशा फॉलो करना या पूरी तरह से मानव अधिकारों को फॉलो करना उनकी बस की बात नहीं होती, इसलिए उनके लिए अलग से नियम कानून बनाए जाते हैं सशस्त्र बलों के लिए, है ना। उनका कोर्ट ही अलग होता है, आप ऐसे कोर्टों में नहीं ला सकते यदि उन पर कोई कार्रवाई चल रही है तो, है ना। तो इसलिए क्या कुछ सोच के ही क्या हो सकता है, मतलब सशस्त्र बलों को अपने डायमेंशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। यदि मानव अधिकार आयोग के पास मामला आया तो वो मानव अधिकारों के संबंध में ही बात करेगा, तो इसलिए कुछ समझ के ही ऐसे प्रावधान किए गए होंगे कि भाई उनका जो भी होगा नियम कानून के हिसाब से निपटारा क्या करेंगी, सरकार करेंगी या उनके लिए कोई जो अथॉरिटी होंगी वही करेंगी, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि हाँ ये बात सही है कि सशस्त्र बल के संबंध में आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन आयोग जो भी सिफारिशें करता है उसे 1 महीने के भीतर सरकार को वापस उसे जवाब देना होता है कि आपने क्या कार्रवाई की है जो सिफारिश हमने की थी उसके संबंध में, है ना। यानी कार्रवाई के लिए जो सिफारिश कर रहा था ना आयोग, उसे 1 महीने के भीतर वापस जो है आयोग को, फिर शायद 1 महीना ही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 1 महीना है या 3 महीना, शायद संशोधन के बाद 1 महीना हो गया। हालांकि वहां इतने उससे घुस घुस के वो नहीं देखेगा पेपर चेक करने वाला, लेकिन यदि आप समालोचना कर रहे हो तो वहां आप लिख सकते हो कि लेकिन उसको कार्रवाई में बताना होता है सरकार को कि हमने क्या कार्रवाई की है सशस्त्र बल की, जो सिफारिशें आपकी हमारे पास आई थी तो हमने क्या कार्रवाई की ऐसे सशस्त्र बलों पे जो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से समालोचना हो जाएगी। मूल्यांकन या समीक्षा, भाई ये जो कार्य कर रहे हैं इनके कार्यों से ही इनका मूल्यांकन किया जाएगा, तो यानी इनके कार्य यदि आपको पता हो और उन कार्यों को जब वो करने के दौरान जो कार्य लिख देंगे, उन कार्यों को तो करने के दौरान जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इफेक्ट होंगे उनको हम बता देंगे, तो यानी उनकी मूल्यांकन या समीक्षा हो गई। भूमिका में हम इसके कार्य ही लिख देंगे, कभी कभी कार्य और शक्तियां सीधे सीधे लिखने आ जाता है। भूमिका या योगदान, भाई जो उनके कार्य हैं, उपयोगिता भी कार्यों से ही बन जाएगा, जो उनके कार्य हैं उसी में तो उनकी उपयोगिता है, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है आयोगों को, है ना। तो उनकी भूमिका क्या हो जाएगी, जो वो काम कर रहे हैं उसी में उनकी भूमिका हो जाएगी, ठीक है। एक कार्य प्रणाली यानी उनके काम करने की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। काम करने की प्रोसेस, जैसे हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ही ले लेते हैं,
तो हमने क्या कहा कि काम करने की प्रोसेस क्या होती है कि भाई इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये या तो स्वप्रेरणा से या कोई शिकायत इसको करता है तो ये किसी भी मानव अधिकार का जहां भी उल्लंघन होता है उसकी जांच कर सकता है। ठीक है, इसके पास स्वयं का जांच दल होता है, ये केंद्र या राज्य सरकार से भी अब उनकी कोई भी एजेंसी या उनके किसी भी जो भी उनकी कोई भी अथॉरिटी होगी, कोई भी एजेंसी होगी या कोई पुलिस वगैरह होगी, उनकी हेल्प ले सकता है। ठीक है, एनजीओ की हेल्प ले सकता है। इस तरह से आप काम लिख सकते हो। उसके संबंध में फिर ये क्या क्या कदम उठा सकता है, हालांकि ये दंड वगैरह नहीं देता है ना, लेकिन क्या कदम उठा सकता है जब ये जांच कर रहा है तो भाई इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय जो भी करता है वो ये सब करता है अपनी जांच प्रक्रिया के दौरान। मतलब समन भेज सकता है, किसी भी सरकार या अथॉरिटी या किसी भी ऑफिस वगैरह से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए, गवाही देने के लिए कह सकता है। ठीक है, अब इन जांच के बाद, ये सब जांच करने के बाद उसको लगता है कि हाँ ठीक है मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो ये क्या करता है, कोई क्षतिपूर्ति मानव को हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार को सिफारिश करता है। कोई अंतरिम सहायता चाहिए तो वो देने के लिए क्या करता है, वो देने के लिए सिफारिश करता है सरकार से या कोई जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उससे, है ना। या न्यायालय जाके ये रिट या कोई आदेश या निर्देश भी जारी करवा सकता है। मतलब भले ये दंड नहीं दे सकता, लेकिन क्या कर सकता है, न्यायालय जाके ये क्या करवा सकता है, कोई भी आदेश, रिट या कोई भी निर्देश जारी करवा सकता है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो ये इसकी कार्य प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मैं आपको बता देती हूं कि और कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। उसी पॉइंट के अंदर आप बाकी आयोगों का भी याद रख लीजिएगा, है ना, बाकी आयोग भी उसी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हम इस तरह से टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे जब जैसे ही पढ़ोगे, एक्चुअली सब कुछ दो दो बार पढ़ाने का मतलब नहीं है, आपको भी दोबारा टाइम नहीं देना है। उसमें जो चीजें आपकी पढ़ी हैं उनको रिवाइज करिए और अब इन पॉइंट्स के हिसाब से आप आंसर राइटिंग करके देखिए। आपको जो चीजें याद हैं उनमें से ये पॉइंट जो है, यानी कार्यों की आलोचना हुई या इस आयोग की जो कोई सीमाएं हैं या समीक्षा उसका हुआ, उसके कार्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता क्या है, इस तरह से अब आप आंसर फ्रेमिंग करके देखिए। आपको जो चीजें याद है उसमें से ही मटेरियल निकाल के, ठीक है। तो अब क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपको मेंस में लिखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ही, है ना, क्योंकि इससे ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसलिए, और इसमें भी स्पेशली राज्य के आयोग से। चलिए अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट तैयार कर लेने चाहिए। वैसे तो फैक्ट जितने भी हैं उनमें से कोई भी फैक्ट आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन वो सारे फैक्ट आपको नहीं रटने हैं। उनमें से भी कौन से फैक्ट ज्यादा जरूरी हो जाते हैं मैं वो बता देती हूँ। एक्चुअली एक आध क्वेश्चन यदि इधर उधर से आ जाए तो वो चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन जो क्वेश्चन सबसे बन रहे हैं वो आपसे ना बने, वो ज्यादा दिक्कत देने वाली बात होती है, या वो आपका सिलेक्शन रोकती है। जो किसी से नहीं बना उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। तो कुछ फैक्ट जो आते आए हैं या पूछे गए हैं या जिनके पूछने की संभावना है, हम कुछ फैक्ट उस तरह से मैं आपको इसके बता देती हूँ जो प्री में पूछे जा सकते हैं। वैसे नियुक्ति, त्याग पत्र हुआ, कौन सी समिति गठन कर रही हो, समिति में कौन कौन होता है, इस तरह की सारी चीजें हमें ज्यादातर प्री में याद रखने की जरूरत पड़ती है। उन्हें हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है, यहाँ उस तरह के फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कौन से फैक्ट याद रखना चाहिए हमको, तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि पहला तो जिस अधिनियम के तहत ये आयोग गठित हुआ है वो अधिनियम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। या जब आप आंसर फ्रेमिंग कर रहे हो, है ना,
तब भी आप इस तरह की चीजें पूछ सकते हो। और गठन जनरली कई बार कई आयोगों का पूछा जा चुका है, इसलिए हम गठन सबका ही देख लेंगे, जितने भी 3-4 आयोग हमारे पास हैं। अब गठन में क्या है, पहले तो किस किस अधिनियम के तहत हुआ ये बताना है। तो अधिनियम क्या है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यही अधिनियम है। ठीक है, तो ये जब हमसे 3 नंबर, अच्छा इस तरह के फैक्ट जो है ना वो सिर्फ 3 नंबर में आएंगे, और जो अभी कार्य शक्तियां वगैरह या उसमें जो हमने पॉइंट देखे उपयोगिता आलोचना, वो आपसे 50 शब्द या 200 शब्द में लिखवा सकते हैं। ये इस तरह के फैक्ट पूछे जाएंगे तो 3 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले वो तो आप उस तरह से तो आप याद कर ही लीजिए, ये जो फैक्ट है वो तो आपको जनरली याद होंगे ही प्री के हिसाब से, चाहो तो एक बार रिवीजन की तरह बस देख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि इसका गठन कौन करता है ना, गठन का भी आपसे पूछ सकते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, जो ये जो अधिनियम होता है इसी की धारा 3 के तहत कौन करता है, केंद्र सरकार करती है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जनरली जो भी अधिनियम से जो भी आयोग गठित हो रहे हैं उन सबका गठन केंद्र सरकार ही कर रही है ना। और एक बार चेक कर लेना, ज्यादातर सभी जितने भी अधिनियम, मैं अधिनियमों के तहत आयोग गठित हो रहे हैं उनकी बात कर रही हूं, संवैधानिक आयोगों की बात नहीं कर रही हूं, है ना। और जनरली जितने भी अधिनियम बने हैं इन आयोगों के लिए, उनकी धारा 3 में ही किसी न उन आयोगों, हर आयोग के गठन की बात कही गई है ना। राज्य आयोग के लिए अलग धारा है और इसके लिए केंद्र वाले के लिए या राष्ट्रीय वाले के लिए अलग है। तो केंद्र सरकार करती है ना। तो ये भी याद रखना, हर आयोग का आपका काम ये है कि आप हर आयोग का ये देख लेना कि गठन कौन करती है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए जो पूछा जा चुका है वो तो हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम उसे अच्छे से करें। ठीक है, एक आपसे गठन की डेट पूछी जा सकती है। तो यदि मैं इसके गठन की डेट बताऊं, गठन की डेट लिखूं, तो ये कितनी थी भाई, 12 अक्टूबर 1993, यही थी। लेकिन आप इस डेट के साथ, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ, या जो भी आयोग आप पढ़ोगे, जैसे सूचना आयोग पढ़ोगे, महिला आयोग पढ़ोगे, तो उनका गठन कब हुआ ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, किस तारीख को हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे आयोग कब बने ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसी अधिनियम के तहत क्या था, हर राज्य में भी क्या होना चाहिए था, राज्य मानव अधिकार आयोग गठित होना चाहिए था। तो मध्य प्रदेश वाले का गठन कब हुआ, तो ये कब हुआ था, 13 सितंबर 1995 में। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखना है आपको। इसी तरह यदि हम सूचना आयोग या कोई और आयोग भी पढ़ रहे हैं तो उनमें भी उनके गठन की राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य की हम बात करेंगे तो हमें सिर्फ मध्य प्रदेश से मतलब है, तो मध्य प्रदेश में कब गठन हुआ है उसकी डेट देख लेना। ठीक है, ये चीजें आपको यहां तक आप ये देख लीजिए, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारी आयोग में करा नहीं रही हूं, सिर्फ आपको बता रही हूं कि इन पॉइंट, ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, इन पॉइंट के अंदर आपको सारे आयोगों के ये फैक्ट आपको याद रखने हैं मेंस में 3 नंबर के हिसाब से। ठीक है, लिखना कैसे होगा, जैसे अधिनियम सिर्फ पूछा है तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लिख दिया। यदि पूछा है कि कौन गठन करता है तो हमारे पास 2 लाइनें होती हैं। अच्छा, कॉपी का फॉर्मेट मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूं, उस दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे नहीं पता था कि अपलोड करके रखी है आयोग ने कॉपी का फॉर्मेट, तो इसलिए मैं उस दिन आपसे बोलना भूल गई थी। लेकिन जब बाद में मैंने वीडियो डाला और साइट खोली तो पेपर डाउनलोड करके मैं आप लोगों को डाल रही थी, तो उसमें मुझे कॉपी का फॉर्मेट भी मिल गया, तो मैंने वो भी शेयर कर दिया था। तो आप कॉपी अच्छे से आप देख लीजिए। जैसे मैंने कहा था कि भाई मैंने मेंस लिखे हैं, लेकिन जब मेंस लिखते टाइम तो हमें लाइन गिनने का मौका नहीं मिलता, उतना टाइम नहीं रहता। तो अब आप आराम से बैठ के उसमें अब लाइन गिन सकते हो कि किस क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए कितनी लाइनें दी गई हैं, है ना। और एक चीज याद रखना, वहां जब मैं बोल रही थी तो मैंने बोल दिया था 2-3 लाइन जब मैं आपसे बोल रही थी।
3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो 3 लाइन दी तो होती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत क्या आती है कि वो नीचे की लाइन जो होती है उसके जस्ट नीचे क्या क्वेश्चन पास में ही लिखा रहता है, तो वो हौच पौच ना हो जाए तो हमें नीचे की लाइनें छोड़नी पड़ती है, नीचे की लाइन, है ना। तो कोशिश करना कि 2 लाइन में ही आपका उत्तर खत्म हो जाए। ठीक है, इसमें आप क्या लिख सकते हो, यदि ये 2 लाइन में आ जाता है तो आप पूरा ही लिख देना कि यदि आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस प्रकार होता है, तो क्या लिखोगे कि या कौन करता है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत धारा 3 के तहत केंद्र सरकार इसका गठन करती है, तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, या फिर अकेला केंद्र सरकार भी लिख के आ जाओगे तब भी हो सकता है वो एक आध नंबर काट दे। वैसे तो कायदे से वो जिस तरह से 10-15 शब्द लिखवा रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके सामने कोई पूरा लिख दे तो उसके बाद आपकी कॉपी आए तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर वो आपका एक आध नंबर काट सकता है। ठीक है, चलिए गठन के दोनों की डेट याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। एक आयोग का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है मेंस में, इन आयोगों की संरचना। ये हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं, है ना। आप ये सारे पॉइंट सभी आयोगों के लिए तैयार करना है आपको, ऐसा नहीं है सिर्फ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए करना है। ठीक है, संरचना। तो यदि आपसे ये संरचना जो है आपसे, यदि हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखोगे कि ये आपसे संरचना जो है वो 3 नंबर में भी पूछी गई है, 3 नंबर में भी आपसे पूछी गई है। और पहले क्या था, जब ये पहले पूछी गई है 2014 से 19 तक सिलेबस में ये था। अच्छा, मैं बार बार 2014 से 19 तक का सिलेबस की ही क्यों बात कर रही हूँ, या प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ वो ही क्यों लिए हैं, 2014 तक के ही क्यों लिए, तो उसका कारण ये है कि एक तो हमारे सिलेबस में ये टॉपिक 2014 से ही बना हुआ है ना। और दूसरी बात है कि 2014 से पहले जो पेपर होते थे, तो जैसे यूपीएससी का आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट उसमें चूज करना पड़ता है, वैसा एमपीपीएससी में भी होता था। तो सब्जेक्ट में या पॉलिटी वगैरह में इस तरह के आयोग से क्वेश्चन आता था पहले, लेकिन हमें उधर इस तरह से ही आते थे, तो हमें आइडिया 4-5 साल के ही क्वेश्चन से लग गया, तो हम और अंदर से मैंने क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे तो मैंने उठाए नहीं है ना। या जीएस के पेपर में भी पूछे जाते थे कभी कभी इस तरह के, तो वो वहां से मैंने उठाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन अभी रिपीट ही हो रहे थे, तो मैंने 2014 तक के ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में पहले भी था। अच्छा, तब क्या पूछा गया था, तब 3 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पहले जो क्वेश्चन अभी हमारा 50 शब्द का है, वो क्वेश्चन पहले आता था 100 शब्द का, तो ये 100 शब्द में भी पूछा जा चुका है संरचना। और ये पहले जो हमारे अब 200 शब्द का है, वो पहले हुआ करता था 300 शब्द का, तो ये 300 में भी पूछा गया है ना। तो भाई आप ये समझ गए होंगे 3 नंबर में तो कि ठीक है मैम, संरचना लिख देंगे कि एक सदस्य होगा और इतने एक अध्यक्ष होगा और इतने सदस्य होंगे, लेकिन 100 शब्द में क्या लिखने बैठे, क्या जबरदस्ती सदस्य बना दे, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अभी बात करेंगे इस बारे में, है ना। तो अब ये 100 शब्द हमारे कितने नंबर का कितने शब्द का हो गया, 50 शब्द का, यानी 5 नंबर का। ठीक है, और ये कितना हो गया, 200 शब्द का हो गया, यानी 11 नंबर का। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया था, इनमें तो सीधी सीधी संरचना पूछी गई है, और इनमें अभी आप देखोगे कि संरचना के साथ साथ जो है और क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है, जैसे संरचना और कार्य दोनों पूछ लिए, तो आप संरचना लिख दीजिए और फिर उसके कार्य लिख दीजिए, तो आपके 200 शब्द हो ही जाएंगे। मतलब 2-3 क्वेश्चन जोड़ के पूछे गए हैं यहाँ, जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें जबरदस्ती सदस्य बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब 50 शब्द में यदि लिखने आ गया, यदि आपको लिखने आया है 3 नंबर में कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना बताइए, तो आप कह सकते हो कि ठीक है भाई, ये एक अध्यक्ष होता है, 3 नंबर की बात कर रही हूं मैं, है ना, और 5 अन्य सदस्य होते हैं। और इसके बाद 7 सदस्य जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं।
इतना आप लिख दोगे तब भी 3 नंबर में आपका काम हो गया। ठीक है, लेकिन यही चीज यदि आपको 50 शब्द में लिखने आई तो क्या इतने से शब्द आपके 50 शब्द हो गए? नहीं ना। तो आप क्या करना कि इनके आगे मेंशन कर देना संरचना में ही। मान लो किसी आयोग में यदि कोई स्पेशल चीज कही गई है, कि जैसे इसमें क्या कहा गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, कि सुप्रीम कोर्ट का ही जो है कोई पूर्व न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो ये चीजें हम मेंशन कर देंगे जब हम 200 शब्द में, या फिर हम यहाँ लॉन्ग आंसर भी लिख रहे हैं तो लॉन्ग आंसर में भी हम ये चीजें मेंशन कर देंगे संरचना में, है ना। जैसे इनका सदस्यों का भी डिवाइडेशन है कि भाई एक सदस्य क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का ही पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश आएगा। अच्छा, ये याद रखना, क्वेश्चन सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश, मैंने मुख्य न्यायाधीश नहीं कहा, मैंने कहा न्यायाधीश सिर्फ। तो कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। पहले मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी, लेकिन अब 2019 में संशोधन हो गया है। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश इसका क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये कौन, 3 नंबर में सिर्फ आपसे ये वाली लाइन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है ना, इसलिए। और पहले जनरली ये पूछा जाता था क्योंकि क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश बनता था सुप्रीम कोर्ट का, है ना, वो भी रिटायर, है ना, जो वर्तमान में है वो नहीं, जो रिटायर हो चुका है वो, है ना। तो काफी बड़ी बात होती थी, इसलिए पूछा जाता था। अब यहाँ एक सदस्य कैसा बनता था, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का ही आता था, चाहे वो रिटायर हो या वर्तमान सेवा में हो, कोई भी हो, वो आता था। एक किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आता था। अब यहाँ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का तो कोई भी न्यायाधीश यहां भी हो सकता था और यहां भी, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा सदस्यों में। ठीक है, और 3 सदस्य जो है वो विशेषज्ञ आते थे, मानव अधिकारों के जो भी विशेषज्ञ होते थे वो। अब ये 7 पदेन सदस्य में कौन है, तो आपको पता ही होगा कि 7 पदेन सदस्य में जो विभिन्न आयोग होते हैं, जैसे एससी आयोग हुआ, एसटी आयोग हुआ, ओबीसी आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, अल्पसंख्यक आयोग हुआ, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो आयोग हुआ वो हुआ, और कौन, दिव्यांगजन के लिए जो मुख्य आयुक्त नियुक्त होता है। तो ऐसे करके 7 जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष इस आयोग के क्या बनते हैं, पदेन सदस्य बनते हैं। ये हमने पढ़ाई है। तो उन सबको पूरा पूरा ना लिखो, तो उनको सिर्फ 1-2 लिख के, आदि लिख के छोड़ देना। आदि आयोगों के अध्यक्ष क्या बनते हैं, इन आयोगों के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, बाकी इनको जरूर डिस्क्राइब कर देना, इनको जरूर इनका विवरण दे देना जब आप 50 शब्द में लिख रहे हो तब। अब हम बात संरचना की कर रहे हैं, पर शब्द हम संरचना में ही बढ़ा रहे हैं, तो संरचना से ही जो बातें कही गई हैं वो बताएंगे, है ना। तो ऐसी बात है। ऐसे मान लो कोई से आयोग में कहा हो, स्पेशली कोई चीज मेंशन की गई हो कि उसमें इतनी महिलाएं होंगी, या एससी एसटी आयोग की यदि बात कर रहे हैं तो यदि उसमें मेंशन किया गया है कि एक व्यक्ति एससी का ही होगा या एसटी का ही होगा, तो इस तरह की चीजें जब आप शब्द सीमा बढ़ाओगे तो उसको मेंशन करना वहां पे, है ना। यानी 50 शब्द में जब आप लिख रहे होगे, इधर उधर की चीजें संरचना में मत लिखना। संरचना सिर्फ इतनी सी हो जाएगी 3 नंबर में, और यदि शब्द सीमा बढ़ानी है तो संरचना में ही जो चीजें ऐड करी गई हैं आप उसी को बताओगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है आई होप यहां तक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पॉइंट आ सकता है। अच्छा, एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी आयोग का जो हमारे टॉपिक है उनमें, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या करंट में कोई बने हुए हैं, या उनके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो आपसे वो पूछे जा सकते हैं किसी भी कारण से, यदि चर्चा में रहे होंगे वो अध्यक्ष तो, है ना। तो टॉपिक होगा तो आ ही सकता है। दूसरा, आपसे इनकी नियुक्ति पूछी जा सकती है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और कैसे करता है, तो एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति होती है उसके सिफारिश पे करता है। ठीक है, तो मानव अधिकार इस तरह की समिति यदि कोई बन रही है ना,
तो एक तो आप ये याद देख लेना कि उस आयोग में समिति किसकी अध्यक्षता में बन रही है ना। जनरली पीएम की में ही बनती है सभी आयोगों में, है ना। तो ऐसा याद रखना। और बाकी आप ये याद रख लेना कि नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, है ना। एक हटाने की चीज आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, ये क्वेश्चन यदि आ जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग की जो नियुक्ति के लिए जो समिति गठित होती है उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन एक आ सकता है। तो उसका अध्यक्ष राष्ट्रीय वाले के लिए जो समिति बनती है उसका पीएम रहता है, और राज्य वाले के लिए जो बनती है उसका कौन रहता है, सीएम रहता है। ठीक है, तो इतना बस याद रख लेना। हो सकता है राज्य के लिए आपसे पूछ लिया जाए फैक्ट। ठीक है, हटाने में आपको सिर्फ क्या लिखना है, ये क्वेश्चन इस तरह से फैक्ट का कोई आएगा तो सिर्फ 3 नंबर में ही आएगा, है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके सामने इस तरह से सारे प्रावधान नहीं आएंगे, है ना। तो ये फैक्ट आपको बस प्री के हिसाब से जैसे याद रखे थे वैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है बस वो याद रख लेना। ठीक है, यानी सेवा शर्तें इस तरह से भी कोई नहीं पूछा जाता, सैलरी कितनी मिलती है, किसके बराबर मिलती है, इस तरह के ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फैक्ट अब प्री में हमारे काम के थे लेकिन मेंस में नहीं है ना। हटाने की प्रक्रिया हमको पता है कि भाई राष्ट्रपति ही हटाता है इनको, लेकिन कब हटाता है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। तो यदि हमसे एक क्वेश्चन ये, अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चन किसी ना किसी आयोग के लिए पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं पॉइंट करवा रही हूं। ऐसा नहीं है कि फालतू आपका मटेरियल बढ़वा रही हूं, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रावधान थे आपको बता दे रही हूं। अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे और क्या पूछा जा सकता है आपसे इसमें। वैसे मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनकी नियुक्ति जो कर रही थी वो समिति, मुझे ऐसा लगता है कि समिति के बारे में शायद ही पूछा जाएगा, लेकिन और पूछा जाएगा तो शायद इसमें ही पूछा जा सकता है। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत कम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय वाले के लिए पीएम होता है और राज्य वाले के लिए सीएम होता है ना। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपसे कार्यकाल पूछा जा सकता है ना। ये मैं यही लिख रही हूँ। इस तरह के पॉइंट आप भले ही छोटे छोटे पॉइंट ऐसा नोट्स कुछ बना रहे हो तो याद करने के लिए कि हाँ ये पॉइंट हमको देखने हैं, वो उस तरह से आप देख सकते हो, बाकी ये सब लिखने के लिए नहीं है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा। एक इनका कार्यकाल भी मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्यकाल भी एक बार सबका देखना चाहो तो देख लीजिए। यदि मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये सारे ये कुछ ऐसे फैक्ट आप छोड़ भी दोगे ना तो चलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट क्या है, एक आपसे पूछा जा सकता है यदि इन आयोगों में कोई भी इनके निष्पक्षता या स्वतंत्रता के प्रावधान होंगे तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे ये क्या होते हैं, जैसे उसमें आयोगों में लिखा रहता है ना कि इनकी सेवा शर्तों के बाद इनके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ले ले तो इसमें 3 पॉइंट है कि भाई इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद आप कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। अपनी रिटायरमेंट के बाद ये जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कोई और नियोजन धारण नहीं कर सकते, है ना। तो ये इनको मजबूत बनाने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आयोग, ये जो आयोग होता है अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है, यानी सरकार का इसका में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके ये प्रावधान भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में या 50 शब्द में आपको देखने को मिलेगा ही सही, कार्य, है ना। या तो डायरेक्टली मिलेगा या फिर इनडायरेक्टली घुमा फिरा के आपको इन कार्यों से आपकी हेल्प होगी। तो कार्य तो सबके बहुत अच्छे से कर लीजिए जितने भी आयोग आपके टॉपिक में हैं उनके। ठीक है, तो ये कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं, शक्तियां आपसे पूछी जा सकती हैं। शक्तियां, सीमाएं आप इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि यहां जो सीमाओं के लिए जो हमारे काम में आती हैं सीमाएं, जब ज्यादातर एक शब्द पूछा जाता है आलोचना,
है ना, जब हमें इनकी आलोचना करने के लिए कहा जाता है। और मैं आपको बता ही चुकी हूं कि इस तरह के पॉइंट में से आपके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, क्या शब्द उसमें जोड़े जाते हैं। मतलब इस तरह से आ सकता है कि कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, कार्यों की समीक्षा कीजिए। उपयोगिता आ गया तो भाई उपयोगिता उसी में है जिसके लिए एक कार्य कर रहा है, ठीक है। समीक्षा में आ सकता है, शक्तियां डायरेक्ट पूछी गई हैं कई आयोगों की, जब अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। सीमाएं हमारी आलोचनाओं में काम आती है। एक और पॉइंट पूछा जाता है कार्य प्रणाली, तो वो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि कैसे होता है ना। ये पिछले उसमें राज्य मानव अधिकार आयोग की शायद पूछी है, अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस तरह के ये तो आपको एक बार वो फैक्ट जो है, क्योंकि वो आप प्री में पढ़ चुके हो, यदि वहां 3 नंबर में लिखने के लिए आएगा ना, तो आप कुछ तो लिख ही दोगे उसमें, है ना। मतलब पढ़ा हुआ है तो जनरली याद आ ही जाएगा, है ना। लेकिन कार्य चूंकि हम प्री में उतने अच्छे से नहीं रटते हैं, शक्तियां इनकी निष्पक्षता वगैरह के प्रावधान नहीं रटते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ हमें ये रटना है, मतलब बिल्कुल याद होना ही चाहिए। और मैक्सिमम कार्य तो आप मैक्सिमम 200 शब्द में, क्योंकि भूमिका, योगदान, उपयोगिता, इस तरह के शब्द लिख के आपको ये कार्य लिखने आएंगे, तो ये तो आपको कम से कम 200 शब्द में तैयार करने ही चाहिए। क्योंकि यहां यदि आप एक फैक्ट भूल गए तो सिर्फ आप 3 नंबर गवाओगे, और यदि ये सारी चीजें भूल गए तो आप 11 नंबर खो दोगे, है ना। और यहां यदि आप थोड़ा कुछ लिख के आए तो एवरेज 1-2 मिलेगा, और यदि यहाँ पे आप पूरे 200 शब्द नहीं भी लिख के आए तब भी एवरेज आपको 7 से 8 मिल ही जाएगा, है ना। तो इसमें और इसमें कितना फर्क हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए अब हम प्रीवियस पे क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि उनमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने 2014 से लिए हैं, तो मैंने ईयर वाइज लिए हैं, तो कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको जैसे ठीक लगे, आप चाहो तो एक बार पहले मानव अधिकार का लिख लेना, मतलब अलग अलग आयोगों में जो पूछे गए उनके हिसाब से डिवाइड करके लिख लेना, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने ईयर वाइज लिख लिए थे कि कौन से ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले 2020 में, जो कि इसी सिलेबस पे पेपर हो चुका है, उसमें क्या पूछा गया था, उसमें क्या क्वेश्चन आए थे इन आयोगों से। पहला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना, है ना। संरचना मैंने आपसे कहा था कि संरचना सबकी करना ही है ना। 3 नंबर में आए तो किस तरह से लिखना है, और 50 शब्द में आए तो किस तरह से। अच्छा, मैंने शब्द सीमा ये यहाँ नहीं लिखी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आया है ना। तो जनरली क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि इसे लॉन्ग लिखना है कि शॉर्ट लिखना है। तो वैसे तो आप ये लॉन्ग में भी आए हैं और शॉर्ट में भी आए हैं, है ना। तो आप दोनों के हिसाब से ही तैयार कर लेना, ठीक है। तो मैं बता ही चुकी हूं कि यदि 3 नंबर में संरचना आई तो सिर्फ कितना लिखना है, और यदि 50 शब्द में आई तो कितना लिखना है, ठीक है। और प्लस इसकी शक्तियां बताना है। तो ये ज्यादातर मुझे लग रहा है लॉन्ग में ही आया होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन जोड़ के दिए हैं, ठीक है। तो ये एक आप तैयार कर लेना। इन्हें प्रीवियस ईयर के क्या होता है कि जो कोई क्वेश्चन जैसा का जैसा उठ के आ जाता है ना, तो वहां हमारा टाइम काफी बच जाता है, जो हम सोचने में या फॉर्मेट बनाने में कर रहे होते हैं, है ना। मान लो कोई तैयार, मतलब ऐसा खुशी की लहर दौड़ जाती है ना मन में, यदि कोई याद किया हुआ या तैयार किया हुआ क्वेश्चन मिल जाता है ना, तो समझ सकते हो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आए थे, जैसा मैंने कहा कि आयोग का बहुत वेटेज रहता है। 2 क्वेश्चन आए थे, तो आप देख लीजिए। एक मानव अधिकार से आया था, दूसरा आया था भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मूल्यांकन कीजिए, है ना। मतलब मानव अधिकार, भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में ये क्या भूमिका निभा रहा है, ये क्या काम कर रहा है, उसे हम बताएंगे। क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह के इसके इफेक्ट निकल के आ रहे हैं, है ना, वो सब इनके मूल्यांकन में हम लिखेंगे, ठीक है। अलग अलग हेडिंग नहीं, मूल्यांकन के हिसाब से लिखना है आपको। उसके कार्यों का मूल्यांकन करना है कि भाई क्या ये कर रहा है और उससे क्या रिजल्ट हमें निकल के आ रहा है ना। तो इस तरह से चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला देखते हैं, 2019 में देखते हैं क्या आया था। अब आते हैं 2019 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर, है ना। 2019 में देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या क्वेश्चन था, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन
कब और क्यों किया गया, ये 3 नंबर वाला है ना। इस तरह से फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि गठन की डेट सबकी याद रखना है। ठीक है, तो हालांकि प्रतिस्पर्धा आयोग हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। और क्यों किया गया, तो उसका उद्देश्य, भाई जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य को लिख देंगे और उसकी गठन की डेट लिख देंगे। ठीक है, तो ये 3 नंबर में हमारा पूरा हो जाएगा। दूसरा है राज्य सूचना आयोग की शक्तियां बताइए, लिखिए। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, पर अकेले डायरेक्ट शक्तियां ही पूछी गई हैं। ठीक है, ये कितने नंबर में पूछा गया है ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये आप 200 शब्द के हिसाब से हो जाए तो उतना याद कर लेना। उसके कार्य शक्तियां 200 शब्द में भी पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, मतलब अब 200 शब्द में, पहले ये क्वेश्चन 100 शब्द में आता था या 300 शब्द में आता था, अब ये आपको या तो 50 शब्द में मिल जाएगा या 200 में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि राज्य सूचना आयोग तो हमारा टॉपिक है ही नहीं, तो हम ये क्यों करें। देखिए, आपके सिलेबस में जो है क्या लिखा है, सीधा सीधा सूचना आयोग। क्या वहां ये लिखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग, नहीं ना। जब पहले भी जो सिलेबस था, जैसे ये 2019 का है क्वेश्चन, तो 2014 से 19 तक जो सिलेबस आ रहा था उसमें भी सेम सिर्फ सूचना आयोग लिखा था, केंद्रीय या राज्य वाला नहीं लिखा था। और उन्होंने पूछा राज्य वाला है, मतलब यहां सिर्फ वो केंद्रीय की बात नहीं कर रहे हैं, आपसे राज्य, और आप आगे देखोगे राज्य सूचना आयोग उनका अच्छा फेवरेट टॉपिक है ना। तो और राज्य मानव अधिकार आयोग, है ना। तो इनका आपको राज्य लेवल पे जो आयोग है उसके कार्य तो भाई सेम ही है सभी राज्यों के लिए, क्योंकि इसके लिए भी सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, तो उसके तहत ये आयोग बने थे। तो कार्य तो सभी के लिए सेम ही है। आप ये मध्य प्रदेश के सूचना आयोग जो है उसके संदर्भ में कुछ फैक्ट और देख लेना कि कब गठन हुआ था, कितने आयुक्त वगैरह रहते हैं, इस तरह से जो जैसा हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, है ना, मतलब संरचना उनकी देख लेना, कब गठन हुआ था वो देख लेना। ठीक है, बाकी इनकी स्वतंत्रता के और निष्पक्षता के भी कुछ प्रावधान होते हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं, वो भी देख लेना। ठीक है, चलिए, मतलब इस तरह से आ सकता है। ऐसे कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है कि क्या ये सरकार की एजेंसी के रूप में काम कर रही है, तो हम उस आंसर फ्रेमिंग में अपनी ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता के उठा के रख सकते हैं प्रावधान, कि नहीं भाई ये स्वतंत्र है, इन्हें निष्पक्ष होने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। तो यदि इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए ना, तब भी हम यहीं से बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको कार्य, आपको निष्पक्षता और शक्तियां और निष्पक्षता के प्रावधान आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो सिलेबस में देखिए, सूचना आयोग है, महिला आयोग है, तो सूचना आयोग में आपको केंद्रीय और राज्य स्तर वाला दोनों को ही करना है, दोनों के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो देखना है। वो 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग में आपको इनके कार्य और शक्तियां याद रखनी है। ठीक है, बाकी आप आगे इसमें दिया है सूचना आयोग के आगे दिया है महिला आयोग। तो देखिए, महिला आयोग का जनरली राष्ट्रीय महिला आयोग ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो अधिनियम आया था महिला आयोग के लिए, उसके तहत राज्य स्तर पर महिला आयोग गठन करने की बात नहीं कही गई थी, वो पूरा ही राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम था, है ना। तो वो उसके लिए अलग था, लेकिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो महिला आयोग है उसके लिए अलग से मध्य प्रदेश महिला आयोग अधिनियम आया था। तो आप उसके महिला, देखो कार्य पूछे गए तो वो तो दोनों ही महिलाओं के लिए करेंगे, तो काम तो सेम ही हो जाएंगे, काम तो एक कहीं किसी के याद कर लेना, बस जहां राष्ट्र की बात हो रही हो बस वहां पर राज्य लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी फैक्ट के कब गठन हुआ था मध्य प्रदेश में वो डेट वगैरह याद रखना, अध्यक्ष कोई बनता है या इसकी संरचना कैसी होती है वो बस याद रखना, और अधिनियम किस ईयर आया था, है ना। अलग से अधिनियम आया था, राष्ट्रीय वाले के लिए अलग से आया था और हमारे मध्य प्रदेश के लिए अलग से आया था, तो दोनों देखना है। ठीक है, तो अधिनियम आप बस देख लेना। मानव अधिकार आयोग लिखा है, तो यहां भी राज्य और राष्ट्रीय वाला अलग अलग नहीं लिखा है, लेकिन यहां भी अभी आपको राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में देखने को क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो यहां भी आपको राज्य करना है, भले ही लिखा नहीं है, लेकिन यहां राष्ट्रीय भी नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने आयोग लिखा है, तो हमें राज्य और राष्ट्र दोनों स्तर का करना है ना। और स्पेशली राज्य वाला तो करना ही है काम।
वो राज्य लेवल पे करता है, बस सेम ही काम होते हैं राष्ट्रीय और राज्य वाले मानव अधिकार आयोग के, बस कुछ एक दो कामों को छोड़ के। जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों का भी अध्ययन कर सकता है, राज्य वाला नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरह से कुछ जहां केंद्र सरकार की बात हो रही होती है वहां यहाँ राज्य सरकार की बात हो रही, तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी लगभग एक जैसे ही काम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, पूरी तरह से सेम नहीं है। तो आप ध्यान रखना क्या राज्य वाला क्या काम नहीं कर सकता, वो याद रख लेना, ठीक है। फिर आगे हमारा है अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी एससी एसटी और ओबीसी आयोग। ये तीनों अलग अलग हैं, ये याद रखना है, तीनों एक ही साथ एक ही आयोग नहीं है। वैसे तो आप प्री पढ़ के आए हो, क्या ही बता रही हूं मैं आपको, है ना। अब ये तीनों चूंकि संवैधानिक संस्था है, जो राष्ट्रीय लेवल वाले आयोग है ना, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करूं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करूं और राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करूं, तो ये क्या है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय है तो इनके बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि संविधान में ये नहीं कहा गया है कि राज्य लेवल पे भी ये आयोग होंगे, तो क्या किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश में अलग से अधिनियम लाके वैधानिक रूप से इनका गठन किया गया है। यानी ये तीनों आयोग जो है वो होने को तो हमारे मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर राष्ट्रीय वाले का ही आता है, क्योंकि वहां ये संवैधानिक निकाय है इसलिए। तो इन तीनों में आप राज्य वाला चाहो तो छोड़ सकते हो, यदि कर लो तो अच्छी बात है, मतलब कुछ फैक्ट यदि 3 नंबर में पूछ लिया जाए। और फिर आगे का है केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसमें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग स्पष्ट लिखा भी है कि केंद्रीय वाले की बात कर रहे हैं और राज्य लेवल पे होता भी नहीं है। अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है पीएससी का, शायद वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, 3 नंबर में पूछा जाता है, के संथानम समिति, है ना, उसी की सिफारिश पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था, तो ये याद रखना, ठीक है। 3 नंबर में के संथानम समिति, है ना, तो उसका गठन की डेट लिख देना, और कि भाई इसकी ये भ्रष्टाचार के लिए गठित हुई थी और इसी की सिफारिश पे इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। तो ये 3 फैक्ट लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन हमारा, तो राज्य सूचना आयोग, आपको उसकी शक्तियां भी करना है, भले कार्य पूछे नहीं गए हैं, इसके कार्य भी आपको याद करना है। फिर आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन और कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है, मतलब गठन बताना है कि भाई गठन कब हुआ है, और फिर उसके कार्य बताने हैं, ठीक है। मतलब गठन कब हुआ और किस प्रकार हुआ ये हम बता देंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में था तो हमारे सारी शब्द सीमा में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में उपभोक्ता फोरम के कार्य लिखिए। तो उपभोक्ता फोरम हम पढ़ेंगे तो उसके कार्य हम वहां देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्री में नहीं था तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। अच्छा, मैं इतनी देर से आपको सब बता रही हूँ कि ये पढ़ लेना, या आप पढ़ चुके हो तो, या कार्य अब आपको किस तरह से पढ़ने हैं, तो आप कहाँ से पढ़ोगे। तो जैसा मैं कह चुकी हूँ कि भाई या तो क्या करना, आप जो आपने प्री में मटेरियल लिया था, या तो उसी को दोबारा पढ़ना, रिवीजन करना। यदि उसमें कार्य बहुत अच्छे से नहीं दिए गए हैं, 200 शब्द के हिसाब से नहीं दिए गए हैं, कहीं से आपने शॉर्ट नोट्स बस उठा लिए थे, तो फिर ऐसा करना, ज्यादातर आयोग आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे और उनके कार्य भी काफी डिटेल में दिए गए हैं, तो वहां से आपके 200 शब्द और भी चीजें दी गई हैं, बल्कि उनकी सीमाएं, कार्य प्रणाली वगैरह, तो वो आपका हेल्प हो जाएगी वहां से। और एम लक्ष्मीकांत तो आपके पास होगी भाई, पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एम लक्ष्मीकांत तो होनी ही चाहिए, नहीं है तो आज ही खरीद लीजिए, ठीक है। तो वहां से कर लीजिए। यदि फिर भी किसी आयोग के कार्य या कोई चीज आपको नहीं मिलती है तो फिर आप मुझसे कहिएगा, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन सबके सबका नहीं कराऊंगी। ऐसा नहीं कि एक एक करके सभी के बोले लगे कि इसका भी करवा दो, इसका भी करवा दो, है ना। और जनरली नेट पे मिल जाएंगे भाई, महिला आयोग का शायद एम लक्ष्मीकांत में नहीं है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी नहीं होगा, है ना। तो यदि और होगा तो एक बार देख लेना। तो क्या करना है आपको कि यदि इन दोनों के यदि आपको कहीं नहीं मिलते हैं तो उनके आप मुझसे कह सकते हो, ठीक है। बाकी आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे इनके कार्य बढ़िया डिटेल में, तो आप वहां से कलेक्ट कर लेना, वहां से उठा लेना, ठीक है। चलिए, और भाई जो कार्य है तो है, मैं अलग से बना के थोड़ी दे दूंगी, है ना। तो किताबों में ही, हम भी कोई ज्ञाता पैदा तो हुए नहीं थे, हमने भी किताबों से ही पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो ये 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। और
सीधे सीधे पूछे गए हैं, कुछ इसमें कुछ ज्यादा बहुत कम क्वेश्चन है जिनको घुमाया गया है ना, या आलोचना वगैरह करवाई गई है, बाकी सीधे सीधे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब 2018 में क्या क्वेश्चन आए थे। 2018 में दो क्वेश्चन आए थे। पहला था राज्य सूचना आयोग तथा इसकी शक्तियों और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन हमको करना है। कहा था कि आलोचना पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इनकी आलोचना इनके कार्य और शक्तियों से ही, और इसमें तो स्पेशली लिख भी दिया है कि कार्य और शक्तियों की ही आलोचना करना है। और आपको भाई जो काम ये नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं या अभी लापरवाही बरत रहे हैं, इस तरह से आलोचना कर देना है ना, तभी आपको सिलेबस पता होगा। तो अभी न्यूज़पेपर में यदि इनके संबंध में कोई आलोचना आती है तो आप वो चीजें भी उठा के यहाँ अपने आंसर में चिपका सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना और कार्यों को लिखिए। देखिए यहां भी संरचना पूछी गई है, लेकिन साथ में चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर के रूप में आपको लिखने आया था, तो साथ में इन्होंने एक और क्वेश्चन जोड़ दिया था कार्य, है ना। तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है कि संरचना तो इतनी सी होती है, उसे हम 200 शब्द में कैसे लिखेंगे। साथ में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन लिखा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वो सबसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि जबरदस्ती संरचना में सदस्य तो हम जोड़ ही नहीं देंगे, है ना। चलिए बस कर क्या सकते हैं, यदि 50 शब्दों में पूछा गया है तो संरचना में ही जो उनके लिए कोई सदस्य अध्यक्ष के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी है वो जोड़ सकते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं हम 2017 पर। 2017 में क्या पूछा गया था, इन आयोगों से क्वेश्चन क्या आया था, केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता बतानी थी। भाई जिन कार्यों में वो उपयोगी है वही उसकी उपयोगिता है, तो वो आप यहां लिख सकते हो। ये एक ही क्वेश्चन आया था 2017 में, आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन था, तो देख लेना लॉन्ग आंसर था ये। 300 शब्द में पहले आता था, अब 200 शब्द में आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद एक ही आया था 2016 में, फिर ये दो आए थे। क्या क्या आया था, एक आया था राज्य मानव अधिकार आयोग की रचना बताना है। राज्य मानव अधिकार आयोग की रचना या संरचना, है ना, कि उस कैसा स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। कार्य बताने हैं और कार्य प्रणाली बतानी है, ठीक है। तो यदि शब्द सीमा ज्यादा ना हो यहाँ पे तो इनके बारे में सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि हम क्वेश्चन की पूरी डिमांड 200 शब्द में पूरी कर सकें। भले यहाँ पे अध्यक्ष सदस्यों को डिस्क्राइब ना कर पाओ तो मत करना, यदि हो जाए तो कर भी देना, आपकी शब्द सीमा उतने में समझ जाए तो ठीक है। उनके कार्य भी कुछ लिखना है। कार्य प्रणाली अभी हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की डिस्कस कर चुके हैं, लगभग वैसी होती है। कार्य प्रणाली मतलब क्या, कि काम करने की उनकी प्रोसेस जो होती है, किस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। जैसा हमने कहा था कि भाई ये या तो खुद ही अपनी स्वप्रेरणा से उनको लगता है कि कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये शिकायत खुद, या तो शिकायत आए इनके पास, या ये खुद भी अपने पास क्या कर सकते हैं, जांच शुरू कर सकते हैं, है ना। ये स्वप्रेरणा से भी कोई केस ले सकते हैं, ठीक है। आयोग, राज्य आयोग जो रहते हैं, और राष्ट्रीय आयोग भी फिर क्या करता है, ये जांच शुरू करता है। जांच शुरू करने के लिए इसके पास खुद का जांच दल होता है। ये किसी भी एजेंसी या किसी भी अधिकारी की भी मदद ले सकता है, ठीक है। इसे शक्ति प्राप्त है, एनजीओ की भी सहायता ले सकता है। फिर ये एक सिविल न्यायालय के रूप में काम करता है, उसमें इसके दौरान उसे सिविल न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। मतलब ये व्यक्ति को समन करा सकता है, किसी भी ऑफिस से कहीं से भी कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है, ठीक है, इस तरह की कर सकता है। इसके बाद जांच के बाद ये क्या कदम उठाता है, फिर हमने देखा था कि ये क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है। यदि व्यक्ति को कोई क्षतिपूर्ति हुई है तो उसके लिए सलाह सिफारिश करता है, किससे, सरकार से, है ना। राज्य वाला है तो राज्य सरकार से करता है ना, अपनी रिपोर्टें या अपनी सलाह सिफारिश राज्य सरकार को देता है, ठीक है। तो हम ये बता देंगे कि क्या करता है, ये सिफारिश करता है क्षतिपूर्ति के लिए, कोई मुआवजा, कोई तत्काल कोई सहायता यदि पीड़ित को देनी होगी, जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है जिसका, उसको देनी होगी, उसकी भी सिफारिश करता है। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो ये कार्य प्रणाली में इसके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के मूल उद्देश्य हमको बताना है। किस उद्देश्य के लिए बना है, तो महिलाओं के लिए ही इनके उद्देश्य होंगे, महिलाओं का ही संरक्षण, महिलाओं को ही उनका उत्थान करना, इस तरह से इसके उद्देश्य आप जब पढ़ोगे, आयोग को पढ़ोगे तो उसके उद्देश्य आप पढ़ लेना,
ठीक है, रचना इसकी भी पूछी गई है और शासनादेश का हमको संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, तो संक्षेप में बोला गया था, ये भी आई थिंक 300 शब्द का ही था, तो अब तो हमारे लिए मैक्सिमम 200 शब्द लिमिट है, तो आप देख लेना उसे 200 शब्द में ही इस तरह के क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2015 और 14 के और बचे हैं, तो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 2015 में क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे यहां से आयोगों से। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है ना, और इसके कौन सदस्य होते हैं, ये हमसे 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा गठन किया जाता है, तो यहां हमें अब सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आगे ऑलरेडी हमसे एक और चीज पूछी गई है 3 नंबर में, और अब हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें हैं। तो हम यहां सिर्फ इतना सा लिख देंगे कि केंद्र सरकार कौन करती है, गठन करती है, यानी गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो हम लिख देंगे गठन केंद्र सरकार द्वारा, बस इतना सा लिखेंगे। और फिर हम फुल स्टॉप लगा के दूसरा लिखेंगे, इस बारे में लिखेंगे कि कौन इसके सदस्य होते हैं। तो अब ये नहीं बताना है कि कितने सदस्य होते हैं, अब ये बताना है कि कौन होते हैं, है ना। तो जो डिटेल हमने वहां देखी थी, यानी अब ये हमारे यहाँ काम आएगी कि कौन कौन सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, एक हो गया क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर में आपसे पूछा गया था, है ना, यानी फैक्ट इस तरह से आपसे 3 नंबर में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कैसे की जाती है। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार करती है। ठीक है, चलिए अब ये 2015 के 2 क्वेश्चन थे, एक लास्ट अब हम 2014 तक जो हमने देखे हैं। तो 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की उपयोगिता बताना है ना। तो उपयोगिता ज्यादातर पूछा गया है, तो सब आयोगों के पॉइंट, मतलब भाई जो वो काम कर रहे हैं, उन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनकी जो भूमिका रह रही है वही उनकी उपयोगिता है। तो उन्हें आप उपयोगिता के संदर्भ में उन पॉइंट्स को उस तरह से कन्वर्ट करके याद कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन थे वो थे, है ना। आई होप इसमें आपकी हेल्प हुई होगी। यदि कोई भी चीज कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इस वीडियो को हम आगे लंबा नहीं खींच रहे हैं, केंद्रीय सॉरी प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। वो वीडियो भी काफी अपने आप में काफी अच्छा खासा टॉपिक है, तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो भी अब आपको जो जिस तरह से मिल रहे थे उसी तरह से मिलेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और यदि हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उन्हें थैंक यू सो मच, है ना। वैसे अच्छा है, ये सब्सक्राइबर से लेके आई थिंक 290 कुछ हो गए हैं अब तक, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले टॉपिक के साथ।